हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस छोटे से और प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। इस यूट्यूब चैनल पे हम कर रहे हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम, जो कि आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम, एयरफोर्स एग्जाम, नेवी एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, या करंटली आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास में या ट्वेल्थ को कर चुके हैं पास आउट, और आप अपने कंसेप्ट को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियोज आपको बहुत काम आने वाली है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा भगवान आपके इस नए साल के अंदर ढेर सारी खुशियां लेके आए। आपने अपना जो एम बना रखा है वो आपका एम बिल्कुल पूरा हो। अगर आप डिफेंस साइड में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ईश्वर आप पे अपनी कृपा बनाए रखेगा, आप अपने इसी मुकाम को जरूर हासिल कर लेंगे। तो हमने स्टार्ट की थी वीडियोस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, आपको याद होगा। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो यार वो उन वीडियोस को देख सकता है। इससे पहले के जो 2 पार्ट्स हैं उनके अंदर मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया था। तो आज इसका जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो जी, अगर आप वीडियो के लिए रेडी हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लेट्स फायर वर्ड जरूर लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको फोर्स के कंसेप्ट के बारे में बताया था, हमने फोर्स के कंसेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि फोर्स होता क्या है, उसके यूनिट्स को हमने पढ़ा, उसके डायमेंशन फॉर्मूला को पढ़ा। साथ ही साथ हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो फोर्सेस थे उनकी बात की थी। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट टाइप है, आप बोल सकते हैं, वो है वेरिएबल और डिपेंडेंट फोर्स। देखिए, ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू जो है ना वो वेरी करे, चेंज हो जाए, या किसी फैक्टर पे फोर्स की वैल्यू डिपेंड करे, ऐसे फोर्सेस को आप वेरिएबल या डिपेंडेंट फोर्स बोल सकते हैं। जिनमें सबसे पहला एग्जांपल है आपका टाइम डिपेंडेंट फोर्स। अब देखिए, नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि भैया ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम की वैल्यू डिसाइड करेगी कि फोर्स कितना होगा। ठीक है जी, इस तरह की हम फोर्स को टाइम डिपेंडेंट फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल की बात करें तो इन केस ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स आपको पता होगा, इम्पल्सिव फोर्स है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत फास्ट फोर्स लगता है। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना इस फोर्स का, जो ये इम्पल्सिव फोर्स है, तो आप देखेंगे ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है, यानी टाइम के साथ वेरी करती है वैल्यू। इस साइड में अगर हम टाइम को रिप्रेजेंट करें और इस टाइम पे हम फोर्स की वैल्यू को इंडिकेट करें तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आ जाता है। क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल और दे रखा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू चेंज हो। जनरली क्या होता है, जब एक चार्ज पार्टिकल Q किसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, जो भी अभी मैंने लिखा कि फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। लेकिन आपको कहा कि अगर आपका ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अल्टरनेटिंग हो, बार बार बदले, तो ये जो फोर्स है ये भी बार बार बदल जाएगा। क्लियर? चलिए जी, दूसरे एग्जांपल की बात करें, वो है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। अगर जो फोर्स है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो पोजीशन पे डिपेंड करे, पोजीशन मीन टू से ऑब्जेक्ट्स हैं कहां पर, ऐसे फोर्स को हम पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे कि आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो आप सब बच्चों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। दो अगर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास, एक का m1 है, एक का मास m2 है, और अगर उनके सेंटर से जो सेपरेशन है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर वो r है, तो जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो फोर्स है, ये जो फोर्स की वैल्यू है, ये r के स्क्वायर के इनवर्सली डिपेंडेंट है ना, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, दोनों की लोकेशन या पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली चार्जेस के बीच में भी अगर आप फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जनरली के भी लिख देते हैं कई जगह, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये भी देखिए आर पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। देखिए, नाम से आप आइडिया लगा सकते हैं, एक ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी चेंज हो तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो। इनमें से एक आता है विस्कस फोर्स। ये हम +1 के कोर्स में आगे जाके जब हम फ्लूइड्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे किस चीज को, विस्कस फोर्स को। जनरली क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है ना स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, जब किसी फ्लूइड में मूव करता है तो उस फ्लूइड की वजह से उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, एक टाइप का फ्रिक्शन तुम बोल सकते हो यार, उसको विस्कस फोर्स कहा जाता है। और इस विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 पाई नीटा आरवी। अब अगर आप इस फोर्स के फॉर्मूले में देखें, ये फोर्स का फॉर्मूला मेरे भाई, विस्कस फोर्स का, ठीक है। अब देखिए जरा, इस फॉर्मूले में तुम्हें वेलोसिटी दिख रही है, यानी वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। इसी तरह से अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, कहीं पर मैग्नेट का एक फील्ड बना हुआ है और उसमें एक चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करे,
तो उस पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये आप +2 क्लास में सीखेंगे, यानी जब मैं आपको +2 क्लास के कंसेप्ट सिखाऊंगा तब बताऊंगा। तो अगर एक बार फॉर्मूले को देखा जाए यार, तो फॉर्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी तुम्हें दिख रही है क्यू वी बी साइन थीटा, तो यानी पार्टिकल की वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इस तरह से ये जो कुछ फोर्स थे ये आपके वेरिएबल फोर्स थे। एंड नेक्स्ट वन इज सेंट्रल फोर्स। नाम में थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, सेंट्रल वर्ड आया तो सेंटर का कोई ना कोई रिलेशन है। अगर आपको कहा जाए कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके बीच में फोर्स लग रहा है और वो जो फोर्स है ना वो इनके सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है, देखिए जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर हो, चाहे वो अंदर की तरफ हो चाहे वो बाहर की तरफ हो, ठीक है ना, डज नॉट मैटर, बस उस सेंटर को मिलाने वाली लाइंस के ऊपर लगी, जनरली उसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, कि इफ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये कोई फिक्स पॉइंट है ओ और एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, या तो वो इस फिक्स पॉइंट की तरफ लग रहा है या इससे अवे लग रहा है, ठीक है जी, इस तरह के फोर्सेस को सेंट्रल कहा जाता है, अदरवाइज उसको नॉन सेंट्रल बोल देंगे। जरा एग्जांपल में आप देखिए, पहला मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब सन और अर्थ, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है तो अर्थ पे सन लगातार एक फोर्स लगाए हुए सेंटर की तरफ, आप देख सकते हैं एफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है ये भी सेंट्रल फोर्स है। इसी तरह से मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनपे भी लगातार देखो न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये भी हुआ। इसी तरह से स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें, ठीक है, एक न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल स्कैटर होके चला गया, इस तरह से आया और स्कैटर होके चला गया, तो ये भी देखिए न्यूक्लियस अपने सेंटर से उस पर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, ये सारे सेंट्रल फोर्स के कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। हाँ जी, इसके बाद बारी है एक काफी इंपॉर्टेंट, देखिए इस पे क्वेश्चन आया हुआ है डिफेंस एग्जाम्स में, जैसे एनडीए के एग्जाम में, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर क्या इतना डीप में आता है, मैं आपको बताऊं बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं यार। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं, अगर आपको कहा जाए कि कोई फोर्स है और उसकी वजह से कोई वर्क डन हो रहा है, इफ अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स वर्क इज डन, ठीक है, और अगर वो वर्क डन जो है ना वो राउंड ट्रिप के लिए 0 आ जाए, या फिर मैं तुम्हें बोलूं वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। लेट अस सी, आपके पास कोई एक पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है जी। अगर क्या किया, हम एक ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जाते हैं कुछ इस तरह से, देखिए लेके गए तो कुछ फोर्स लगाया होगा ना, कोई फोर्स ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा इधर लाने के लिए, उस फोर्स की वजह से लेट अस सपोज वर्क डन W1 है। फिर आपने क्या किया, फिर सेम आपने क्या किया, ए से बी उस ऑब्जेक्ट को ले गए, अगेन उसी फोर्स की हेल्प से इस बार वर्क डन हुआ W2। एंड मान लीजिए तीसरे केस में आप इस तरह से लेके गए, लेकिन फोर्स तीनों के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल वो सेम है, और वर्क डन आपने तीनों निकाले, और अगर ये तीनों वर्क डन बराबर आ जाए, इट मीन वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पाथ के क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, वो सिर्फ डिपेंड करे कि आप स्टार्ट कहां से हुए और खत्म कहां हुए, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, कहां डिपेंड करे, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस तरह के फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। फिर से सुनना मेरे भाइयों, ये दो कंडीशन है, देखिए ये पहली कंडीशन ये रही और दूसरी ये रही। मैं अगर बोलूं कि अगर कोई फोर्स है उसकी हेल्प से वर्क डन किया जा रहा है, और वो जो वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कौन सी है, वो पाथ पे डिपेंड ना करे, तो इस तरह के फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। और ऐसे केसेस में अगर आप क्लोज्ड पाथ के लिए, क्लोज पाथ समझते हो, ए से स्टार्ट हुए बी तक गए, बी से फिर वापस ही आगे, है ना, क्लोज पाथ हुई ना, ये कौन सी पाथ हुई, क्लोज्ड पाथ, या राउंड ट्रिप भी बोल देते हैं उसको। क्लोज पाथ के लिए आप क्या करें, वर्क डन निकालें, अगर वो 0 आ जाए ना तो भी समझ लेना ये कंजर्वेटिव है। ये कंजर्वेटिव की सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब नॉन कंजर्वेटिव भी आप समझ चुके होंगे, है ना। नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं, जिनका अगर मैं बोलूं पाथ पे डिपेंड करे, पाथ डिपेंडेंट हो, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड ना करे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ना डिपेंड करें, और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इनके लिए अगर आप क्लोज्ड पाथ में वर्क डन निकालते हो वो नॉन जीरो आ जाए, इन सभी प्रॉपर्टी वाले फोर्स को आप नॉन कंजर्वेटिव बोलते हो। इनके एग्जांपल बताई जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल ढेर सारे हैं, अच्छे से याद कर लेना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव है, अगर आप किसी एच हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आते हो, चाहे उसको सीधा लेके आओ, चाहे एच हाइट से आप उसको टेढ़ा लेके आओ, चाहे आप उसको जिगजैग मोशन से लेके आओ, सब केसेस में आप वर्क डन अगर निकालते हैं वो सेम आता है।
इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्जेस की वजह से जो फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव है। इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग्स के अंदर जो फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव है। मैग्नेटिक फोर्स वो भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और नॉन कंजर्वेटिव में आता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन जिसको कहा जाता है। विस्कस फोर्स जो फ्लूइड्स के अंदर आता है, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, एक फॉर्मूला लिखा था 6 पाई बीटा आरवी, है ना, वो यही था, नॉन कंजर्वेटिव था। अच्छा जी, एक बात और याद रखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है ना, वो रिलेटिव होता है किसके साथ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ। जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता है। आप ग्रेविटी ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ग्रेविटेशन आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो। कभी भी आप फ्रिक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। आई थिंक सो क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं भाई अगले कंसेप्ट पे। अब कुछ और कॉमन फोर्स हैं जो मैकेनिक्स में तुम्हें दिखते हैं। मैकेनिक्स आप सबको पता होगा, फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की एट रेस्ट और मोशन। उसमें कोज भी जानते हैं, विदाउट कोज वाला सब कुछ इसमें आ जाता है। तो मैकेनिक्स में कुछ कॉमन तुम्हें फोर्सेस यूज होंगे। ठीक है जी, इनका डायरेक्ट ना पूछ के बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में इनका यूज होता है। तो फर्स्ट वन इज वेट। किसको कहा जाता है वेट? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्टेड। अब अगर आप जरा ध्यान दें, एक सरफेस आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा गया, एक डिब्बा रखा गया है। क्या इस डिब्बे को अर्थ अपनी ओर नीचे अट्रैक्ट कर रही होगी? बिल्कुल। अर्थ ग्रेविटी की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, तो अर्थ इसको खींच रही है नीचे की तरफ, और ये जो फोर्स है वो लगभग इसके सेंटर से ही तो लगेगा, है ना। पूरी बॉडी का मास हम कंसंट्रेट कर सकते हैं सेंटर पे, तो अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रही है। तो ये जो नीचे की ओर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है ना, mg, यही तो होता है वेट। इसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल देते हैं, या इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, या कभी कभी इसको ग्रेविटेशनल पुल भी बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल पुल भी बोल देते हैं। आई थिंक सो क्लियर होगा आपको। हमेशा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। जैसे आप अगर सरफेस को ऐसे इंक्लाइन ले रखा है, देखिए दूसरे डायग्राम में, सरफेस है आपका इंक्लाइन है, लेकिन वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, वो टेढ़ा नहीं होगा भाई मेरे भाई, वो आपका कितना रहेगा, mg रहेगा, वो नीचे ही लगेगा। क्लियर? अच्छा, सेकंड वन इज रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। न्यूटन अंकल जी ने अपने थर्ड लॉ में, अभी हमने पढ़ा नहीं, वैसे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, उसमें हम सीखेंगे हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे रखे, तो ये जो नीचे वाला सरफेस होता है ना, ये सरफेस भी हमेशा एक फोर्स लगाता है बॉडी पर, और सरफेस हमेशा अपने परपेंडिकुलर, अगर सरफेस ये है तो वो बॉडी पर अपने से परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। सरफेस अगर ये है तो इस तरह से परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। सरफेस अगर ये है तो इस तरह से परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। इसी को हम रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रिजिड सरफेस, सरफेस रिजिड होना चाहिए, द बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स, बॉडी पे हमेशा एक फोर्स लगता है जो परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस पे, जिस पे रखा गया उसको। तो इसी फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे इसमें तो देखें ये बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स एकदम ऊपर है, लेकिन दूसरे डायग्राम में देखें ये इंक्लाइंड है इस तरह से, तो सरफेस ये हुआ जो मैं भी डार्क कर रहा हूँ, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये है आपका कौन सा फोर्स, ये है आपका नॉर्मल वाला फोर्स। आई थिंक सो क्लियर है नॉर्मल फोर्स क्या है। जब भी रिजिड सरफेस हो, उस पर कोई बॉडी रखी जाए, हमेशा उस पर नॉर्मल फोर्स लगता है। नेक्स्ट वन इज टेंशन। दिमाग वाली टेंशन ही, ये रस्सियों वाली टेंशन है। टेंशन भी एक्चुअल में किसका नाम है, फोर्स का ही एक नाम है। क्लियर? फोर्स का ही एक नाम है ये। लेकिन ये फोर्स कौन सा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ अ टोट स्प्रिंग, टोट स्टिंग, स्टिंग जो टाइट हो थोड़ी सी, है ना, या रोप बोल सकते हो या चेन बोल सकते हो, अगेंस्ट पुलिंग अप्लाइड फोर्स। मतलब आप किसी चीज को खींच रहे हो, जैसे आप देखिए जरा, एक आदमी इस डिब्बे को खींच रहा है ना, डिब्बे को जब खींच रहा है तो देखो आप जरा इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये आदमी जैसे खींच रहा है, तो अगर डिब्बे का mg नीचे है तो उस टाइम पे हमेशा इस स्ट्रिंग के अंदर भी एक फोर्स आ जाता है। ये जो फोर्स है हमेशा बॉडी से अवे होता है। जैसे अगर आप दूसरे डायग्राम में देखें, एक आदमी इस ब्लॉक को खींच रहा है, तो ये इस तरह से खींच रहा है ना एक आदमी इस डिब्बे को, ठीक है ना। तो रस्सी के अंदर ना ऑब्जेक्ट से जिससे बंधी है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वो फिक्स है, और फिक्स पॉइंट से हमेशा अवे की तरफ होता है ऐसे, ये जो टेंशन फोर्स है। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज सो एज टू पुल द बॉडी। ये टेंशन बिल्कुल वैसा काम करती है जैसे ये टेंशन ही खींच रही है बॉडी को। अब इस डिब्बे का mg नीचे लग रहा है ना, और टेंशन कहाँ लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, क्योंकि ये टेंशन ये दर्शाएगा, ये दिखाएगा भैया मैं ही खींच रहा हूँ, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। इस डिब्बे पे भी देख लो टेंशन है ना, ये अवे लग रहा है। हमेशा याद रखना, हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से अवे लगता है, जिस जगह से रस्सी को बांधा जाए उससे हमेशा अवे लगता है।
द नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग फोर्स। अब आपको मैं बोलूं कि भैया एक स्प्रिंग है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, ये वाली यहाँ पर आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को दबाया, दबा के आप थोड़ा सा अंदर ले आए, कितना अंदर लिया देखिए, आप मान लीजिए उसको एक्स अंदर ले आए। तो जब आप उसको एक्स अंदर लेके आए और जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो बताओ क्या होगा, कि वापस बाहर आएगा, वापस बाहर आएगा ना। तो एक ऐसा फोर्स है जो उसको वापस बाहर लेके आ रहा है। या अगर मैं बोलूं भी एक स्प्रिंग है आपके पास, ये नॉर्मल उसकी पोजीशन है और आप स्प्रिंग को खींच के यहाँ तक ले जाते हो और जैसे ही छोड़ोगे फिर से वो अंदर आएगा, यानी एक ऐसा फोर्स है जो उसको वापस उसकी जगह पे लाना चाहता है। जब आप उसको खींच रहे होगे तो वो आपको रोक रहा होगा, जब आप उसको दबा रहे होगे तभी वो उसको रोक रहा होगा। तो यानी इसकी स्प्रिंग की लेंथ को चेंज होने से रोकता है वो, ठीक है ना। इसी फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। एवरी स्प्रिंग रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट्स लेंथ। एक स्प्रिंग छोटा भी नहीं होना चाहता, लंबा भी नहीं होना चाहता। आप दबा के छोटा करते हो वापस से सीधा हो जाता है, खींच के लंबा करते हो वापस से सीधा हो जाता है। इसी रेजिस्टिव फोर्स को जो ये काम करवाता है, इंक्रीज को रोकता है या डिक्रीज को रोकता है, इसी को हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है जी। स्प्रिंग फोर्स एफ जो है ना जनरली माइनस के एक्स के इक्वल होता है। ये हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे अलग से कंसेप्ट के अंदर, तब मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। ठीक है। कि जो फोर्स है ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंशन पे। जिस तरफ आप खींच रहे हो या जितना खींच रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कम खींचोगे या कम दबाओगे कम फोर्स होगा, ज्यादा खींचोगे या ज्यादा दबाओगे ज्यादा फोर्स होगा। साथ में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए माइनस लगाया। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं बेटा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है के। ठीक है। इस के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं या कभी कभी स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं। और इस स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट रहती है वो न्यूटन पर मीटर रहती है। ये हम बाद में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी वाले कंसेप्ट में भी, एक दो जगह और भी पढ़ लेंगे इसको। देन फिर से एक प्यारा सा कंसेप्ट, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। अब भैया सबसे पहले एक शब्द आता है आपका कंकरेंट फोर्स, है ना। कान को लगा करंट, क्या ये वाला फोर्स है? तो सबसे पहले कंकरेंट फोर्स होते क्या, इसको समझिए। इफ ऑल द फोर्सेस वर्किंग ऑन अ बॉडी आर एक्टिंग इन द सेम पॉइंट। अगर एक बॉडी पर एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच कितने भी फोर्स लग रहे हैं, लेकिन सभी किसी एक पॉइंट से रिलेटेड है, सभी एक पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं या एक पॉइंट से बाहर की तरफ लग रहे हैं, ऐसे सभी फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे इस डिब्बे को देखो, इस डिब्बे पे इस पॉइंट पे धरती माता ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लगा रही है, सरफेस इस पे नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट से लग रहे हैं। इस डिब्बे पे या इस ऑब्जेक्ट को दबाया जा रहा है, एक फोर्स इधर लगाया जा रहा है देख लो, दूसरा फोर्स इधर लगाया जा रहा है, तीसरा फोर्स इधर लगाया जाता है, देखो तीनों एक ही पॉइंट पे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इस प्लेन पे मान लीजिए आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए, एक एयर इसको ऊपर लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लेट अस सपोज ग्रेविटी वाला फोर्स, इधर एग्जॉस्ट जो उसका जो पंखे वगैरह से निकलेगा उसका फोर्स। तो ये चार फोर्स लग रहे हैं, लेकिन लग रहा है जैसे इसी सेंटर से ये बाहर की तरफ चारों की चारों लग रही है, यानी ये फोर्स भी आपके क्या कहलाए, कंकरेंट फोर्स। ठीक है जी। अब कंकरेंट फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन, अब सर ये क्या नया नाम आ गया, ये इक्विलिब्रियम नाम की चीज क्या होती है? ठीक है। इक्विलिब्रियम की तो सुन लो, ये होता क्या। अगर एक बॉडी पे काफी सारे कंकरेंट फोर्स काम कर रहे हैं, लग रहे हैं उस पे, दो तीन चार पांच कितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूं उन सभी फोर्सेस का जो अगर नेट तुम निकालो, रिजल्टेंट निकालो, वो जीरो आ जाए। नेट कितना है, जीरो आ जाए। इट मीन ऑब्जेक्ट पहले जिस स्टेट में था उसी में अभी भी है। रेस्ट पे अगर वो था, कंकरेंट फोर्सेस लगने के बाद भी वो रेस्ट पे है, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में था, कंकरेंट फोर्सेस लगने के बाद भी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ concurrent forces is said to be in equilibrium when there is no change in the state of rest or uniform motion along a straight line। इवन डायरेक्शन भी ना बदले मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अब the necessary condition for equilibrium of a body under the action of concurrent forces is that the vector sum of all forces acting that must be zero। मैंने अभी भी बताया एक बॉडी पे जितने भी concurrent force लग रहे हैं सभी का जो नेट फोर्स होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट सबका जीरो होना चाहिए। कुछ एग्जांपल समझे यार, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फॉर वन फोर्स मैं तुम्हें बोल दूं कि अगर एक बॉडी पे मात्र एक सिंगल फोर्स लग रहा है और ये फोर्स तुम्हारा नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, तो ध्यान से सुनना भाई। अगर कोई एक फोर्स लग रहा है तो बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होती, तो इक्विलिब्रियम उस केस में नहीं होता। एक सिंगल फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए तो आपको नेट फोर्स जीरो चाहिए, और सिंगल फोर्स है यार, ये जीरो कैसे हो सकता है ना, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। दो फोर्सेस के लिए कंडीशन है मेरे भाई, सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूंगा, देखिए मैं एक बात लिख रहा हूं उसको समझना। जितने बराबर फोर्स
उतने बराबर एंगल। अगर ये कंडीशन मिल जाए मेरे भाइयों तो समझ लेना कि वो इक्विलिब्रियम में है। एक डिब्बा मैं तुम्हें बोलूं कि इस पे एक फोर्स F इधर लग रहा है और दूसरा इधर की तरफ F लग रहा है, तो तुम मुझे बताओ इस डायग्राम में तुम्हें कितने फोर्स दिख रहे हैं बराबर वाले? ये भी F ये भी F। बोलेंगे सर दो बराबर फोर्स हैं, दो बराबर F है। अच्छा मुझे बताओ कि कितने एंगल बन रहे हैं? सर बोलेंगे एक सर ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है और एक नीचे की तरफ एंगल बन रहा है। अगर ऊपर 180 है तो नीचे वाला भी 180 है, अगर ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला भी थीटा है, तो क्या लिखोगे? दो बराबर एंगल भी है सर। क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। इट मीन इन दोनों का रिजल्टेंट आप चेक करोगे वो जीरो आएगा और ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। अरे चमका नहीं चमका? समझ आ गया होगा आई थिंक सो। अगर समझ आ गया यार एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए तीसरे की मैं बात करूं, अगर एक बॉडी पर इस तरह से तीन फोर्स लग रहे हैं, लेट अस सपोज ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, ये अगर F है, ये भी अगर F है, ये भी अगर F है, तो मैं तुमसे पूछूं जरा, अगर ये वाला एंगल तुम्हारा 120 डिग्री में बोल दूं, ये 120 डिग्री बोल दूं, ये 120 डिग्री बोल दूं, तो क्या इस डायग्राम में तुम मुझे बताओ तीन फोर्स लग रहे हैं, वो भी कौन से हैं? बराबर है। ठीक है बराबर है, एफ एफ। क्या इसमें तीन एंगल बन रहे हैं? सर बिल्कुल तीन एंगल बन रहे हैं, वो भी क्या है? बराबर है। हर कितना एंगल बना रहे हैं मुझे बताओ? 120 बना रहे हैं। तो यार बिल्कुल सर ये कंडीशन मिल रही है, यानी इस बॉडी पर नेट फोर्स अगर आप चेक करोगे वो कितना आएगा? जीरो आएगा। ये वाला रिजल्टेंट आप बहुत बार देखोगे, ये वाला जो मैंने अभी डायग्राम बनाया। उसके बाद चार फोर्सेस का मैं तुम्हें कहानी बताऊं, अगर तुम्हारे पास एक बॉडी पे इस तरह से चार फोर्स लग रहे हैं, ठीक है जी, चार फोर्स लग रहे हैं इस तरह से, एफ फोर्स, ये भी एफ मेरे भाई, ये भी एफ ये भी एफ, एंगल देख सकते हो 90 90 90 90 90, सारे 90 बन गए ना, थीटा 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 थीटा। क्या मैं पूछूं भैया चार बराबर एफ लग रहे हैं, क्या चार बराबर फोर्स लग रहे हैं? बोले सर यस लग रहे हैं। क्या चार बराबर एंगल बन रहे हैं? सर बिल्कुल बन रहे हैं। कितने? 90 90 वाले। कंडीशन मिलते ही नेट फोर्स जीरो। चलिए जी अब एन की बात करूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं किसी बॉडी पे एक दो तीन चार ऐसे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, अप टू एन फोर्स लग रहे हैं, और उनके बीच में एंगल थीटा 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 इस तरह से बहुत सारे एंगल है, ठीक है ना। वही अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एन इक्वल फोर्स लग रहे हैं, एन इक्वल फोर्स लग रहे हैं और उनके बीच में एन इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, इन इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा नेट फोर्स कितना है? जीरो है। ठीक है ये कहानी याद रख लो, बस इतने से काम चल जाएगा। ओके आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद एक दो चीजें और देखिए, थ्री फोर्सेस या थ्री कंकरेंट फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये पीछे वाली चीजें बस थोड़ी सी याद रखें। इफ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, अगर आप क्या करो तीन कंकरेंट फोर्सेस को ट्रायंगल की तीन साइडों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको और सेम ऑर्डर में, तो समझ लेना उनका रिजल्टेंट भी जीरो होगा। लेट अस सपोज देखिए जरा, एक बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं, एक दो तीन, F1 F2 और F3, आपने क्या किया उन तीनों से एक ट्रायंगल बना रही, देख लीजिए ट्रायंगल मैंने बना लिया। लेट अस सपोज यहाँ से देखो यहाँ तक, इसका मैं नाम अगर रखता हूँ ए, तो ए बी से एक वेक्टर बन गया आपका F1, फिर आप देखें बी से सी एक वेक्टर बन गया F2, फिर देखिए जरा सी से ए आपके पास बन गया वेक्टर F3, यानी एक ट्रायंगल बनी, वो भी सेम ऑर्डर में ट्रायंगल के अंदर लाइनें लग गई हैं तीनों के तीनों। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है ना तो समझ लेना इन सब का नेट फोर्स भी कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर? अच्छा एक होता है लेमिज थ्योरम, ये भी बिल्कुल इसी तरह से, अगर आपको बोला जाए कि तीन कंकरेंट फोर्स हैं F1 F2 एंड F3, तीन एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, और मैंने क्या माना F1 के बिल्कुल सामने वाला एंगल अल्फा है, F2 के सामने वाला बीटा है, F3 के सामने वाला गामा। ऐसी कंडीशन में F1 बाय साइन अल्फा is equals to F2 by sin beta is equals to F3 by sin gamma, this is known as लेमी थ्योरम। ये कभी कभी किसी किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपके काम आ सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, आप सब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, दो लो खत्म कर ली थी, अब तीसरी की बारी है, सबने सुना होगा यार। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा वो बदले में चुप नहीं रहेगा, उतना ही फोर्स लगा देगा, है ना, ऐसा सुना होगा सबने। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ना किसी ऑब्जेक्ट पे दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल लगाएगा फोर्स। इक्वल मीन टू से वैल्यू में वो दोनों इक्वल है, ठीक है, लेकिन वो अपोजिट होंगे, अपोजिट इन द सेंस डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, वो एक लेफ्ट से राइट लग रहा है तो दूसरा राइट से लेफ्ट लगा होगा। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ।
क्या कि एक ऑब्जेक्ट जब भी किसी पे फोर्स लगाएगा तो वो बदले में उतना ही लगाएगा। हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर क्या है, सुनना जरा। When a body exert a force on any other body, एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाती है तो सेकंड बॉडी भी उस पे उतना ही फोर्स लगाती है इक्वल वैल्यू का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल समझ गए सर इस बात को। फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर इन पेयर, इससे एक चीज समझ आई हमें, जब भी एक फोर्स लगाया जाएगा तो बदले में दूसरा आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो बोलता है, किसी पे फोर्स लगाएंगे बदले में वो भी फोर्स लगा देगा। यानी फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मोनो फोर्स यानी अकेला फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता। या सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ पर लिखी गई है, दिमाग में बिठा लेना। दूसरा, एनी एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स, देखो जो भी फोर्स लगा रहा होता है ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स, उस पर भी उतना फोर्स लगता है। एक आदमी अगर अपनी फिंगर से इस दीवार को या किसी वॉल को पुश करता है तो ये आदमी दीवार पे अगर फोर्स लगा रहा है तो बदले में दीवार भी उसकी उंगली पे फोर्स लगाती है, वो भी खुद एक्सपीरियंस करेगा अपनी उंगली पे फोर्स लगता हुआ, है ना। अगर क्या किया जाए, एक गन से बुलेट को हम फायर करते हैं, अगर बुलेट आगे की तरफ मूव की, अगर आगे की तरफ उस पे लगने वाला फोर्स एक्शन है तो बदले में एक रिएक्शन मिलता है, वो गन है वो भी पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, उस पे झटका लगता है वो पीछे मूव करती है। हमेशा एक्शन को रिएक्शन मिलेगा। क्लियर, जैसे उंगली वाला फोर्स अगर आपका एक्शन है तो दीवार वाला फोर्स हुआ रिएक्शन, अगर बुलेट का आगे जाना एक्शन वाला फोर्स है तो इसका पीछे की तरफ जाना ये रिएक्शन फोर्स है। एक्शन को हमेशा रिएक्शन मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कंसेप्ट छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाले। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पे नहीं लगते मेरे भाई। इफ इट वर सो, अगर ऐसा होता तो टोटल फोर्स तो हमेशा जीरो रहता और बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती। अब मुझे बताओ, ये जो आदमी अपनी उंगली से फोर्स लगा रहा है, ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन है ये किस पे लग रहा है, एक्टिंग ऑन वॉल, ये तो दीवार पे लग रहा है। और बदले में दीवार ने रिएक्शन दी आर, तो बताओ ये आर किस पे लग रहा है, आर एक्टिंग ऑन फिंगर, वो तो उंगली पे लग रहा है। यानी दो फोर्स तो लग रहे हैं सर, एक्शन एक फोर्स है रिएक्शन एक फोर्स है, दो फोर्स है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजों पे लग रहे हैं। एक्शन वाला फोर्स अगर दीवार पे लग रहा है तो रिएक्शन वाला फिंगर पे लग रहा है, एक पे नहीं लग रहे। इसी तरह से आप जरा देखें, ये पर्सन कोई भी है फीमेल, अगर मान लीजिए चल रही है, इसने अपने पैरों से ग्राउंड को पुश किया, अगर ये वाला फोर्स एक्शन है तो बदले में ग्राउंड ने उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दिया, दैट इज रिएक्शन। तो तुम मुझे बताओ एक्शन लग किस पे रहा है, एक्शन लग रहा है किस पे, फ्लोर पे सरफेस पे लग रहा है। रिएक्शन किस पे लग रहा है, पर्सन पे लग रहा है, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। दोनों अलग अलग पे लग रहे हैं ना। द नेक्स्ट वन इज, अगर आप एफ ए बी को फोर्स मानते हो जो बॉडी ए ने बॉडी बी पे लगाया, या अगर इसको एक्शन मानते हो तो एफ बी ए क्या होगा, एफ बी उसका रिएक्शन होगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो बोलता है कि आपका एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए वेक्टर। अब ये माइनस इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं माइनस को हटा दूं तो ऐसे लिखा जा सकता है कि जो एफ बी का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, वो बी ए के वैल्यू के बराबर होगा। बिल्कुल यही तो है कि एक्शन और एक्शन वैल्यू में बराबर होते हैं, बस डायरेक्शन का तो फर्क है, तभी तो हमने ये माइनस लगाया। कुछ एग्जांपल नॉर्मल लाइफ के आप देखिए जरा, जहां पर आपको न्यूटन थर्ड लॉ लगता हुआ दिखेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक टेबल है और एक टेबल पे आप जरा ध्यान से देखिए एक बुक रखी हुई है, बुक को अर्थ अपनी ओर नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स लगता है इस पे mg जिसको मैं लिखूं, तो ये क्या है, ये अगर एक्शन है, अगर इस बुक ने इस टेबल पे एक्शन किया, नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो बदले में मुझे बताओ क्या टेबल उस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, बिल्कुल लगाता है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। यानी बुक को अगर अर्थ नीचे खींच रही है तो टेबल उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाए हुए है, तो बुक को ये नीचे गिरने से रोक के रखता है ना। टेबल सपोर्ट कर रहा है बुक को, द टेबल सपोर्ट्स द बुक। कैसे सपोर्ट कर रहा है, इक्वल फोर्स लगा के, कितना, अगर धरती जितना फोर्स से उसको खींच रही है ये नॉर्मल रिएक्शन शायद उतना ही है, तभी तो उस बुक को होल्ड किए हुए वो टेबल के ऊपर है। अनदर एग्जांपल इज स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द थर्ड ऑफ मोशन। बिल्कुल हाँ यार, एक पर्सन पानी में स्विम करते हैं, आप सबको पता है वो क्या करता है, वो अपने हाथों को पीछे की तरफ ऐसे पुश करता है, पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, जो कि एक एक्शन फोर्स है, और बदले में पानी उसको आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, और इसी वजह से वो आगे बढ़ता है। अगर ये स्विमर जो है अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ पुश ना करे, अगर ये एक्शन वाला फोर्स नहीं करेगा तो रिएक्शन वाला फोर्स नहीं लगेगा, ये स्विम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
गन इज फायर्ड, आप सबने ये वाला एग्जांपल देखा होगा, बहुत ही फेमस है। एक गन को जब भी फायर करते हैं, बुलेट अगर आगे की तरफ मूव करती है, अगर वो एक्शन है, आप सबने देखा होगा गन जो है वो हमेशा पीछे की तरफ बैकवर्ड रिकॉल करती है, ये रिएक्शन ही तो है। बुलेट का आगे जाना अगर एक्शन है, तो गन का पीछे आना ये उसका रिएक्शन ही तो है, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट है, देख लो। रिबाउंडिंग ऑफ अ रबर बॉल टेक प्लेस ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब रिबाउंडिंग कैसे है पॉसिबल, आप जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखें। एक जो बॉल है वो नीचे की तरफ जा रही है इस तरह से, और जैसे ही इस सरफेस से स्ट्राइक करती है, अब जरा मुझे बताओ, जैसे ही बॉल आई, बॉल ने इस सरफेस पे क्या लगाया भैया, एक फोर्स लगाया। अगर मैं उसको एक्शन बोलता हूं, तो ये जो सरफेस है ये चुपचाप नहीं बैठने वाला। इस सरफेस ने बॉल पे ऊपर की तरफ क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, जिसको मैंने क्या बोला, रिएक्शन। और इस ऊपर की तरफ फोर्स बॉल पे लगाना, जिसकी वजह से बॉल वापस ऊपर जाती है। बॉल नीचे ठप्पा खाने के बाद, नीचे गिरने के बाद वापस ऊपर भी तो जा रही है, तो ऊपर कौन लेके जा रहा है इसको यार, ऊपर ये रिएक्शन वाला फोर्स ही तो लेके जा रहा है। फिर ग्रेविटी नीचे खींचेगी, फिर वो सरफेस से टकराया, फिर ये तो चलता रहेगा चलता रहेगा। ले सर, नॉर्मल लाइफ में ये बॉल हमेशा कूदती थोड़ी रहती है। तब पता है क्या होता है, इसकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती जाती है, इन फॉर्म ऑफ हीट और इन फॉर्म ऑफ साउंड। दैट्स वाई थोड़ी देर बाद वो ऊपर नीचे करने के बाद वो रुक जाती है। और ये हम बातें जो कर रहे हैं, हम उस एयर फ्रिक्शन को, एनर्जी लॉस को नेग्लेक्ट करके ये बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, while walking a person presses the ground in the for backward direction, ये एक्शन है। अब देखिए जरा, जब भी एक पर्सन चलता है, एक्चुअल में पर्सन का जो पैर होता है ना, मान लीजिए एक पर्सन का पैर है इस तरह से, वो कभी भी ऐसे नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगाता। आप इस चीज को ध्यान रखना, हमेशा जब एक आदमी, एक पर्सन, एक जो भी ह्यूमन बीइंग अगर चलता है, तो उसका जो पैर है वो सरफेस पे, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, सरफेस पे ऐसे नीचे की तरफ ऐसे पुश करता है। ये अगर एक्शन फोर्स है, तो बदले में सरफेस उस पर एक रिएक्शन लगाता है, ये वाला रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन फोर्स है। अगर इस रिएक्शन फोर्स के कंपोनेंट किए जाए, तो एक कंपोनेंट इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एक इसका कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, ये वेट को बैलेंस करता है। देखिए इस पर्सन का mg कुछ वेट भी होगा, इस वेट को बैलेंस करने का काम इस कंपोनेंट का है। लेट अस सपोज ये कंपोनेंट R1 है, तो एक कंपोनेंट R2 बचा। ये किस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट आगे की तरफ है, तो ये वाला कंपोनेंट R2 कंपोनेंट इस पर्सन को आगे चलाने में हेल्प करता है। देखिए, द ग्राउंड पुशेस द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ग्राउंड ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, विद द इक्वल फोर्स उतना ही लगाया। तो इसका अगर आप कंपोनेंट करते हो इस रिएक्शन के, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया ना, वो उसको आगे चलने में हेल्प करता है। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ सैंड और आइस। रेत पे और बर्फ पे चलना मुश्किल होता है, क्यों, ये भी आप सबको पता है। अगर मैं एक रिजिड सरफेस की बात करूं और एक जगह ऐसे रेत है, तो रिजिड सरफेस पे जैसे ही एक ऑब्जेक्ट जो है ना पैर रखता है, तो उस पे फोर्स लगाएगा, बदले में रिएक्शन मिल जाएगा। रिजिड सरफेस है यार, रिजिड सरफेस। लेकिन अगर आप वही एक रेत पे एक आदमी ऐसे पैर रखता है, जैसे एक्शन फोर्स लगाता है, रेत धंस जाती है नीचे, उसको उतना बराबर में रिएक्शन नहीं मिल पाता। और आपको पता होगा, चलने में रिएक्शन का तो रोल है। तो सैंड वाले या आइस वाली जगह पर रिएक्शन उतना नहीं मिल पाता, इसलिए वो नहीं चल पाता आसानी से। नेक्स्ट एग्जांपल इज ड्राइविंग अ नेल इनटू अ वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक इज डिफिकल्ट। अब जरा इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ है और एक आदमी इसमें कील लगा रहा है, ये मान लीजिए ऐसे कील है, ठीक है। तो उस कील को वो पकड़ रखा है, और नीचे देखिए इस फट्टे पे भी उसने हाथ से ऐसे प्रेशर लगा रखा है, और इस कील को अब वो इस हैमर के थ्रू इसके अंदर इंसर्ट कर सकता है। लेकिन सोचो जरा, अगर ऐसे कील नॉर्मल रखी गई है ऐसे सिंपल, उसने होल्ड नहीं कर रखा, और सिंपल वो एक हैमर से उसको पुश कर रहा है, तो होता क्या है ऐसे केस में, ये इसमें कील जा ही नहीं पाएगी, ये उछल जाएगा, ये जो लकड़ी का फट्टा है ये उछल जाएगा। कारण क्या, जैसे ही ये फट्टे पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो देखो ये फट्टा एक दूसरे सरफेस पे पड़ा हुआ है। आप देखिए जरा नीचे, आप देखिए लकड़ियां, तो जैसे ही ये ऊपर वाला फोर्स लगाए, ये एक्शन होता है, तो बदले में ग्राउंड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा तो एक फट्टे पे ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ये ऊपर की तरफ उछल जाता है। आप सबने देखा भी होगा ऐसे जनरली चीजें, जब भी एक मान लो, तो मैं सिंपल बोल देता हूँ, अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा गया इस तरह से, आप सिंपल क्या करो, इसके ऊपर की तरफ पुश करो, इसको किसी हार्ड चीज से इसको फोर्स लगाओ, ऐसे दबा के मत रखो, एकदम से इसे स्ट्राइक करो, फोर्स लगाओ, आप देखोगे ये उछल जाएगा, ये थोड़ा सा उछल जाता है। कारण क्या है, आपने अगर इसको ऊपर से फोर्स लगाया, अगर ये एक्शन है, तो बदले में सरफेस इस पे रिएक्शन देगा, और सरफेस के रिएक्शन की वजह से ये ऊपर उछल जाता है। आप इसको करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है। नाउ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट ऑफ इंपल्स, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक प्यारा सा क्वेश्चन जो बहुत बार बनता है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपल्स क्या चीज है, इसको समझना है। इंपल्स को समझने से पहले हम समझते हैं इंपल्सिव फोर्स को।
अगर मैं आपको बोल दूं कि कहीं पर बहुत लार्ज फोर्स लग रहा है बॉडी पे, लेकिन वो लग रहा है बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, क्या किसी बॉडी पे लार्ज फोर्स लग रहा है, काफी ज्यादा वैल्यू का फोर्स लग रहा है, लेकिन वो लग रहा है बहुत ही थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए, इस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहा जाता है। जैसे जब जब चमाटा पड़ता है, एक टीचर कभी कभी ऐसे गुस्से में पीटता नहीं है, पीटना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी प्यार से पढ़ाओ, मम्मी पापा से पढ़ाओ, तो गाल पे एकदम से जब पड़ता है ना, तो देखो थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के लिए काफी लार्ज फोर्स लग जाता है। इसी के अलावा जब किसी का दिल टूटता है, तो थोड़े से टाइम में बहुत लार्ज फोर्स लग जाता है दिल पे। इसी तरह से अगर आप देखिए जरा हथौड़े को ये हथौड़ा जैसे इस कील पे जाके लगा, तो थोड़े से टाइम के लिए इस कील के तो है ना, राम नाम सत्य हो गया होगा बेचारा, इतना ज्यादा फोर्स लगा थोड़े से ड्यूरेशन के लिए। तो ये जो फोर्स है वो इंपल्सिव फोर्स है। कोलिजन्स होते हैं जब दो चीजें टकराती हैं, जो फोर्स है वो आपका इंपल्सिव फोर्स होता है। जब भी कोई चीज नीचे गिरती है, आपके हाथ में एक कांच का गिलास सडनली सरफेस पे गिरा, जब सरफेस से गिरेगा तो स्ट्राइक करेगा, उस थोड़े से ड्यूरेशन के दौरान बहुत लार्ज फोर्स लग जाएगा उस पे, बेचारा चकनाचूर हो गया। इंपल्सिव फोर्स ही तो है। और ये जो इंपल्सिव फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहता, बट चेंजेस फर्स्ट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। अभी थोड़ी देर में एक ग्राफ बनाएंगे हम, कि अगर हम इंपल्सिव फोर्स को टाइम के साथ में देखें जरा, इंपल्सिव फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। स्टार्टिंग टाइम में काफी कम वैल्यू, फिर एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है फोर्स मैक्सिमम होता है, फिर ये फोर्स डिक्रीज हो जाता है। यानी ये वाला वो टाइम है जब वो चीज किसी को हिट कर रही है, ये वो वाला टाइम है। तो अब इस केस के अंदर we measure the total effect of that force, तो कितना उस फोर्स ने इफेक्ट दिया, इसको कैसे मेजर करेंगे? तो इसी इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम इंपल्स बोलते हैं। हमारा मेन हेडिंग तो इंपल्स ही तो था ना। तो इंपल्स होता क्या है? इंपल्स ऑफ अ फोर्स इज द मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर कितना इफेक्ट देगा, इसको मेजर किया जाता है इंपल्स की हेल्प से। एग्जांपल देखिए जहां पर इंपल्सिव फोर्स लग रहा होता है, हिटिंग की बात हो, किकिंग की बात हो, फुटबॉल किक करना हो, कैचिंग की बात हो, किसी चीज को कैच कर रहे हो, हाथों पे बॉल जब स्ट्राइक करेगी थोड़े टाइम के लिए काफी फोर्स लगाएगी, जंपिंग की बात हो, डाइविंग की बात हो, कोलिजन की बात हो, ये सब जगह आपको इंपल्सिव फोर्स ही दिखता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, इंपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला देखिए, ये फोर्स जो है ये वेरिएबल फोर्स है, ये टाइम के साथ में बदल रहा है। दैट्स वाई इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो ये है, एक वेक्टर क्वांटिटी अभी चर्चा कर लेंगे। तो आई सिंबल से रिप्रेजेंट किया इंपल्स से, तो आई वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टाइम से t2 f विद रिस्पेक्ट टू dt। यहाँ से t1 t2 क्यों कहा? क्योंकि फोर्स तो बदल रहा है। अगर हम इंपल्स कैलकुलेट करेंगे तो किसी थोड़े से छोटे से इंटरवल के दौरान कैलकुलेट करेंगे, इसलिए लिमिट रखा गया t1 से t2। और जर्नल अगर मैं बात करूं कि हम बहुत ही छोटे इंटरवल की बात कर रहे हैं यार, आप सिंपली इंपल्स को लिख सकते हैं, इंपल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जनरल फॉर्मूला बनाना चाहो तो आप इंपल्स को लिख सकते हो, फोर्स, कौन सा फोर्स? ये जो इंपल्सिव फोर्स लगा, लार्ज वैल्यू वाला फोर्स, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टाइम इंटरवल, जिस टाइम के लिए फोर्स लगा। डायमेंशन फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी है डायमेंशन फॉर्मूला बनाना। हर डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाना आता है नहीं आता? तो मैंने डायमेंशन फॉर्मूला की भी एक वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा स्टार्टिंग में, जिसने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, ऊपर आई बटन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उनकी जो आखिरी वीडियोज हैं उसमें आपको डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएंगे। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला रहता है वो रहता है m1 l1 t माइनस का 2, एंड टाइम का आपको पता होगा सिंपली t1 लिखा जाता है। तो m1 आ चुका है देख लीजिए, l1 आ चुका है बिल्कुल देख लीजिए, t माइनस टू एंड प्लस वन, माइनस वन बन गया, देख लीजिए माइनस वन दे रखा है। इस तरह से इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला बनाया जाता है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम है ना, वो भी इतना होता है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला भी इतना होता है। तो आपके बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम के बराबर होता है? तो इंपल्स का होता है। यानी इंपल्स और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बात करें यूनिट की, तो इंपल्स का यूनिट बनाना है। अभी अभी फोर्स का फॉर्मूला देखा हमने, इंपल्स का फॉर्मूला देखा, फोर्स इनटू वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो फोर्स का यूनिट सबको पता है, न्यूटन हुआ करता है, एंड टाइम का होता है सेकंड, तो बना न्यूटन सेकंड। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, इस एन को छोटा कर लेना, क्योंकि पूरा नाम लिखते हैं जब भी हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, या इसको सिंपली न्यूटन इंटू सेकंड भी लिख सकते हो। और एक और यूनिट की बात करें तो आपको पता होगा, न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, इनटू सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एंड सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सीजीएस में आपको पता है, सीजीएस में फोर्स को डाइन में मेजर किया जाता है, तो स्मॉल डी बना लेना इसको भी, तो डाइन इंटू सेकंड। और डाइन आपको याद होगा ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर था और 1 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, इस तरह से सीजीएस यूनिट भी इसका बना सकते हो। अब फिर आता है कि ये सर किस तरह की क्वांटिटी है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये किस तरह की क्वांटिटी है? भैया ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगा ही होगा। कौन सा होगा डायरेक्शन बबुआ? इसका डायरेक्शन वो होगा जो किसका होता है, फोर्स का। जिस तरफ फोर्स लगेगा हम उसी को इंपल्स का डायरेक्शन बना लेंगे, यानी हमारा एफ वेक्टर जिधर है उसी डायरेक्शन में हमारा आई वेक्टर होगा। एफ और आई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन के होते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अगर हम फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, यानी अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट में फोर्स लगाया गया, हम अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाएं तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है कि टाइम के साथ आप देखिए स्टार्टिंग में फोर्स बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है जी। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको इंपल्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन तुम्हें दिख रही है, इस लाइन के नीचे कुछ एरिया बन रहा होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बन रहा है एरिया। तो अगर तुम इसके नीचे का एरिया निकाल दो कि तुम्हारा इंपल्स ही होगा। इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एरिया अंडर कौन सी कर्व? कौन सी कर्व? फोर्स और टाइम की कर्व। तो एरिया निकालने का तो सर बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला होता है। ट्रायंगल बन रही है सर, हाफ बेस इंटू हाइट होगा। हाफ तो हाफ, बेस कौन सा? एफ आपका फोर्स है ना, सॉरी बेस आपका टी है, हाइट आपकी हुई एफ है ना, तो ये बन गया हाफ एफ इंटू टी। तो आप इस तरह से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास क्या हो, फोर्स और टाइम की कर्व गिवन हो। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं फिर बता दूं काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पर एक ही बात पे ध्यान देना, ये जो सबसे नीचे लाइन लिखी गई है, अभी इस पे चर्चा करता हूँ। ये इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, देखिए आपको न्यूटन का सेकंड लॉ याद होगा, उसमें कहा जाता है फोर्स होता है डीपी बाई डी, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम। जी सर, यही तो होता है, फोर्स होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और हमें पता है अगर हम इस फोर्स को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दें, टाइम के रिस्पेक्ट में T1 से T2 लिमिट लगा के, तो सर हमारे पास इंपल्स आ जाता है। बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सर सत्य कहा आपने। और अगर मैं क्या करता हूँ, एफ की जगह वैल्यू पुट करता हूँ ये वाली डीपी बाई डी टी, जरा ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ पर है एफ इंटू डी टी, लिमिट थी टाइम की T1 से T2। आपने क्या किया, इस फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू पुट कर दी? डीपी बाई डी टी पुट कर दिया यहाँ पर। बाकी चीज सब कुछ एज इट इज रखा, तो dt से dt कैंसिल, बचेगा तो सिर्फ dp। अब लिमिट पहले टाइम की थी क्योंकि यहाँ dt था, अब यहाँ मोमेंटम बचा, लिमिट आ जाएगी p1 से p2। क्लियर मेरे भाई? तो इंपल्स बना dp, p1 से p2 इंटीग्रेशन, dp का बना p, लिमिट पुट कर दो p2 माइनस p1। तो यहां से आपको क्या पता लगा, इंपल्स इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1। p2 माइनस p1 क्या है? बाद वाला लीनियर मोमेंटम माइनस पहले वाला लीनियर मोमेंटम। तो सिंपल बोल दो ना सर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता लगा कि जो इंपल्स होता है ना मेरे भाई, इंपल्स वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इसी चीज को इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहा जाता है। मैं तुमसे पूछूं, इंपल्स किसके इक्वल है? ऑप्शंस दे दिए जाए, क्या इंपल्स मोमेंटम के इक्वल है? क्या इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है? क्या इंपल्स मोमेंटम बाय टाइम के इक्वल है? तो आप बोलोगे सर इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, मोमेंटम का जो चेंज है वो इंपल्स के बराबर है। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल होता है? वो सर फोर्स के इक्वल होता है। सर न्यूटन का सेकंड लॉ हमें याद है सर, इतना जल्दी नहीं बोले हम। आई थिंक सो क्लियर होगा। और अगर तुम्हें कहा जाए कि कहीं पर मोमेंटम कांस्टेंट है, देखिए जनरली जो इवेंट्स होते हैं, आइसोलेटेड इवेंट्स, जिनके अंदर मैं तुम्हें बोलूं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स अगर ना लग रही हो, तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी इवेंट में आपको बोलूं कि अगर लीनियर मोमेंटम का चेंज कांस्टेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में इंपल्स भी कांस्टेंट होगा, और इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम का मल्टीप्लाई। ऐसे सिचुएशन में क्या है, देखिए जरा, इंपल्स अगर फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है, अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर दूं तो फोर्स को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि सर आई को तो कांस्टेंट रखना है। अगर डेल्टा टी टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, फोर्स जिस टाइम के लिए लग रहा है उस टाइम को अगर हम बढ़ा दें तो एवरेज फोर्स डिक्रीज हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे काफी सारे एग्जांपल्स हमें दिखेंगे जिनमें यही कंसेप्ट दिखेगा कि टाइम को इंक्रीज करो फोर्स डिक्रीज हुआ, इसके प्रैक्टिकल यूज है। यूज नंबर 1, in hitting or kicking a ball, we decrease the times of the contact, so the large force act on the ball producing greater acceleration। तुम जरा देखो कि जब मैच चल रहा होता है, एक बॉल रेस्ट पे है, इस जगह पे आप जरा देखो, इस पे क्या किया जाता है, पैरों से एक फोर्स लगाया जाता है, और जो
फोर्स लगाया जाता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है। अब अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस पे फोर्स लगेगा तो जो बॉल है वो काफी, सॉरी हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगा, ये डेल्टा टी कम है तो उस टाइम पे फोर्स की जो वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा होगी, ये बॉल जो है काफी एक्सेलरेट करके आगे जाएगी। आपने देखा भी होगा यार, थप्पड़ कभी गाल पे पड़ा हो कभी टीचर एक तो प्यार से ऐसे गाल पे हाथ रखता है और एकदम से खींची मतलब ऐसे स्पीड से जब वो कान पे लगाता है तो काफी ज्यादा टक्कर लगती है। तुमने देखा भी होगा, अगर तुम्हें कहा जाए कि एक आदमी पैदल चल रहा है एक सड़क पे, एक आदमी पैदल चल रहा है एक सड़क पे, साथ से एक बाइक वाला गुजरा, बहुत तेजी से वो गुजरा और बस उसको थोड़ा टच ही किया था, पैदल चल रहे आदमी को बाइक वाले ने जस्ट टच ही किया था, लेकिन ये आदमी बहुत दूर जाके गिरता है। भैया ऐसा क्यों होता है? और वहीं अगर एक स्लो चल रहा बाइक वाला जब इसको टक्कर देता है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। रीजन यही है, टाइम का सारा फर्क है, सारा का सारा टाइम का फर्क है कि कोलिजन का मतलब जब उससे वो टच किया, टक्कर हुआ, तो जितना कम टाइम लगेगा ना उस टक्कर को, कोलिजन को, ठीक है, उस टच को, उतना ज्यादा फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा। आई थिंक सो क्लियर है। दूसरा देखिए कैचिंग अ बॉल का एग्जांपल, ये भी सब बच्चों को पता है। अगर जैसे ही एक प्लेयर के पास बॉल आती है ना, बॉल उसके हाथ से स्ट्राइक करेगी, जनरली अगर वो प्लेयर अपना हाथ यहीं रखता है, पीछे नहीं करता, तो बॉल हाथ से टकराएगी, कुछ टाइम लगेगा, उसकी वजह से फोर्स कुछ होगा। अब जैसे ही बॉल आई, अगर वो आदमी अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, तो इससे क्या करता है, वो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा लेता है, यानी उसकी बॉल बॉल का उसके हाथ को टच करने का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ा लेते हैं, जिससे फोर्स का इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है, फोर्स उसको काफी कम एक्सपीरियंस होता है, यानी वो आसानी से उस कैच को पकड़ लेता है। ये सब बच्चों ने देखा होगा। अच्छा, उसके अलावा हम मैं आपको बताऊं, इन जंपिंग ऑन सैंड और वाटर द टाइम ऑफ कांटेक्ट इज इंक्रीज। आप देखिए जरा, एक आदमी एक खाली सिंपल फर्श पे गिरे और एक आदमी ऐसे पानी है कहीं पर उसके अंदर गिरे, या एक जगह रेत है वहां पर गिरे, या ऐसे मोटे मोटे गद्दे लगे हुए हैं यार कहीं पर उसके ऊपर गिरे, आप सबको पता है क्या फर्क है। अगर एक रिजिड सरफेस पे कंक्रीट की मान लीजिए फर्श है, उस पे एक आदमी गिरता है, आपको पता होगा बहुत ही थोड़ा टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है जिसकी वजह से फोर्स काफी लगता है। लेकिन अगर वो सैंड के अंदर, मैं तुम्हें बोल दूं, अगर मैं पानी की तुम्हें बात करूं, जैसे ही एक आदमी उसके अंदर कूदता है तो जिससे डेल्टा टी बढ़ जाता है और फोर्स का इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है, चोट नहीं लगती। एक आदमी 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर ऊपर पानी में कूद जाए तो उसको इतनी चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर वही आदमी 20 या 50 मीटर ऊपर किसी फर्श पर गिरेगा ना तो शायद उसका बचना बड़ा मुश्किल हो। पानी में गिरे तो बच जाएगा, रेत पे गिरे तो शायद कुछ कम होगा। आपने सुना होगा रेत पे गिरते ही चोट कम लगती है थोड़ी सी, है ना, लेकिन कंक्रीट की जो रोड्स होते हैं इस पे ज्यादा लगती है। रीजन भाई यही तो है आपका, यही तो है। आपने देखा होगा जनरली जैसे इसको देखो यार, अगर यही फर्श होता ना ऐसे हार्ड वाला तो शायद ये ऐसे नहीं कूद रहा होता, भी तो काफी सॉफ्ट है, जैसे इससे टकरा रहा है इससे तो इससे टाइम ड्यूरेशन बढ़ी तो रहा है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ती ही फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, इसको महसूस ही नहीं होगा। जनरली फायर फाइटर्स तुमने देखा होगा जब कहीं आसपास आग लग जाती है तो बचाने के लिए ऊपर अगर 3-4 मंजिला इमारत है वहां पर लोगों को नीचे उतारने के लिए कई बार सीधा कूदना पड़ता है, तो नीचे क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े गद्दे या इस तरह से एक बड़ी से आदमी ऐसे बहुत बड़ा कपड़ा लेके खड़े रहते हैं, एक बहुत बड़ा नेट लेके खड़े रहते हैं कि जैसे ही ये मान लीजिए नेट है इसमें आदमी कूदेगा तो ये आपको पता है नेट ऐसे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, है ना, जिससे टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, फोर्स का इम्पैक्ट काफी कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है यार फिजिक्स, जहां पर आपको लगती है यार बिल्कुल काम आ रही है। An athlete is advised to come to stop slowly after finishing a fast race। यार एक आदमी जब भागता है रेस करके खत्म होता है, क्या ये रेस वाली लाइन है, वो आदमी जैसे इसको क्रॉस करेगा, बोला भी फर्स्ट है ये विनर है, क्या हाथों हाथ वही रुक जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं रुक पाता? अगर वो ऐसे रुकने की कोशिश करे तो यानी डेल्टा टी बहुत ही कम है ना, रुकने में टाइम बहुत कम लगा तो फोर्स का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा उस, तो क्या करता है वो धीरे धीरे रुकता है, यानी टाइम को वो बढ़ा देता है जिससे फोर्स का इम्पैक्ट काफी कम हो जाए। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन स्टो और पेपर बिफोर पैकिंग। सिर्फ चाइना वेयर्स ही नहीं, कोई भी कीमती चीज, कांच की चीज, जैसे वाइन्स की बोतल की बात करो या क्रोकरी की बात करो, इस तरह से चाइना वेयर उसको पैकिंग करते टाइम हमेशा आपने देखा होगा इस तरह से बबली पेपर्स के अंदर, है ना, बबल्स होते हैं, बहुत शौक होता है इसको तोड़ने वाला भी यार, या इस तरह से स्टोव के अंदर पैक किया जाता है। कारण क्या है इनके अंदर पैक करने का कि जनरली मैं तुम्हें बोलूं यार, एक डिब्बा है इस तरह से, उसमें एक कांच का गिलास ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अब ये व्हीकल में जैसे इसको झटका लगेगा ये इससे स्ट्राइक करेगा, टूट जाएगा। वहीं क्या कर रखा है, इसी गिलास के आसपास ऐसे यहाँ पर फोम लगा रखी है या स्ट्रो भर रखा है, तो जैसे इसको झटका लगेगा तो इस स्ट्रो की वजह से, फोम की वजह से ये नीचे गिरने में थोड़ा टाइम लगाएगा ना, गिर तो जाएगा लेकिन इसकी वजह से टाइम ड्यूरेशन जो है तुम्हारा बढ़ जाएगा और फोर्स का इम्पैक्ट काफी हो जाएगा कम।
इसका मैं एक और यूज बताऊं तो ह्यूमन ब्रेन आपको पता हो, हमारी जो स्पाइनल कोड आपको पता हो, वो प्रोटेक्टेड होती है 3 लेयर्स से जिनको मेनिंजेस कहा जाता है। उनके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उनका भी यही तो काम होता है। ठीक है, तो बचाते हैं जर्क वगैरह से। शॉकर्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स सच एज स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार। ठीक है, आपने देखा होगा यार, ये शॉकर्स लगे होते हैं ना, यहाँ पर भी लगे होते हैं, ये भी शॉकर ही तो लगा होता है। इससे क्या होता है, झटका नहीं लगता। झटका लगने का मीन क्या हुआ कि जैसे ही कोई खड्डा आता है तो ये टायर नीचे जाएगा, तो ये ऊपर वाला बुलेट नीचे आने में थोड़ा टाइम लगेगा शॉकर की वजह से। टाइम ड्यूरेशन बढ़ते ही तुम्हें पता है फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ये इसी का एग्जाम्पल तो है। द हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू व्हीकल्स कॉज मच डैमेज। जब दो चीजें एक आमने सामने से टकराती हैं यार, तुम्हें पता है जब वो टकराएंगी, उस कोलिजन के दौरान टाइम बहुत थोड़ा होता है अगर बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, जिससे फोर्स का इम्पैक्ट, सॉरी, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत जल्दी टकराती है ना, तो फोर्स का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है ऐसे केसेस के अंदर। अच्छा, इसके अलावा ट्रेन की बोगीज जो होती है ना, डिब्बे, उसके नीचे बफर्स लगे होते हैं, वो भी कुछ शोकर के जैसे ही होते हैं, ताकि जर्क्स कम लगे, झटका कम लगे ट्रेन में। आपने देखा होगा यार, ट्रेन के अंदर सफर करते हैं तो आप इजीली लिख पाते हैं, है ना, लेकिन बस में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बस में बहुत झटके लगते हैं, इतना अच्छा सिस्टम नहीं होता जितना ट्रेन के अंदर आता है। तो यार ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर आप इम्पल्स के कंसेप्ट को देख रहे थे। तो आई थिंक सो आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको आज की वीडियो के जो कंसेप्ट है वो समझ आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार इसको लाइक करना मत भूलना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिसके ये वीडियो काम आ सके। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जैसे ही हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं यार, चैप्टर वाइज हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी आई थिंक सो एक आधी वीडियो और आएगी, उसके बाद हम फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एंड फिर फ्रिक्शन के कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिसने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को वो चेक कर सकता है, उसके अंदर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और डेली न्यूज़पेपर्स के लिए, क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में यही अपने शब्दों को विराम देंगे, फिर से ये जो नया साल है आपके जीवन में खुशियां लेके आए। मिलेंगे अगली वीडियो में, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।